सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी का पूरा मैराथन करवाऊंगा। ये आपके DSSB PRT 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसी के साथ साथ DSSB के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि MTS या जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं आपको पूरा मैराथन करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करवाऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में PYQ के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रखे हैं। और जिनका PRT का एग्जाम 31 मार्च, 3 अप्रैल एंड 10 अप्रैल को है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। तो अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को शुरू। और पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को इलीगल बताता है, इलीगल बनाता है। तो वो हमारा आर्टिकल 17 ये बताता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो इलीगल है, इसकी कोई भी प्रैक्टिस हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता है। और आर्टिकल 15, ये जो आर्टिकल 15 है वो डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है, यानी कोई भी भेदभाव जो होता है उसको बैन करने के बारे में बताता है। तो डिस्क्रिमिनेशन बैन। फिर जो उसके बाद आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 हमें गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स को एबोलिश करने के बारे में बताता है। जैसे कि जो टाइटल्स होते थे ना पहले के टाइम में, कि सर, राय बहादुर, ये सब जो टाइटल्स हैं इनको एबोलिश करने के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी कि सी करेक्ट है। Then next question, the procedure for impeachment of the president is mentioned in which article। यानी कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो जो आर्टिकल इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है वो हमारा आर्टिकल ए, यानी कि 61। और आर्टिकल 62 में क्या बताया गया है, इसमें प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन की टाइमिंग है वो बताई गई है। यानी कि जब प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो खाली हो जाती है तब उसके लिए इलेक्शन करवाना वो आर्टिकल 62 में बताया गया है। और आर्टिकल 63 में इसमें VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 64 में ये बताया गया है कि जो VP होते हैं, इंडिया के जो VP यानी वाइस प्रेसिडेंट है, वो किसके चेयरमैन होते हैं, वो राज्यसभा राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इसके बारे में बताया गया है। The next question, which article provides for the protection of life and personal liberty? Easy question, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बताया गया है कि इसमें जो इंसान की प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इस आर्टिकल को कभी भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 19, इसमें हमें कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं। और आर्टिकल 20 ये क्रिमिनल प्रोटेक्शन से मतलब उससे रिलेटेड बात करता है। और आर्टिकल 22 ये अरेस्ट एंड डिटेंशन रूल्स के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कवर्ड अंडर विच आर्टिकल। तो जो DPSP है वो किस आर्टिकल्स में, तो ये हैं 36 to 51। इसमें हमें क्या बताया गया है, DPSP यानी कि स्टेट के जो गाइडलाइंस होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब कि कोर्ट जो है इनको इन्फोर्स नहीं करेगा। मतलब जब भी इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये DPSP के बारे में बताया गया है। और जो 12 to 35 है, इसमें क्या बताया, इसमें हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और ये जो 52 to 60 है ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट। Then which article empowers the parliament to make laws on union list subjects for 2 or more states by consent? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट स्टेट्स के लिए कंसेंट से। तो हमें बताना किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये दिया गया हमारा आर्टिकल 252, यानी कि ऑप्शन सी। दो या दो से ज्यादा स्टेट जब एग्री करते हैं ना, तब पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बना सकती हैं। और बाकी की जो स्टेट्स हैं वो बाद में इनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ये किस में बताया गया है, ये आर्टिकल 252 में बताया गया है। और आर्टिकल 249, इसमें जो राज्यसभा का रेजोल्यूशन होता है उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 250 में ये इमरजेंसी के टाइम जो कुछ लॉज बना सकती है पार्लियामेंट उसके बारे में बताया गया है। और 253 में ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 में बताया गया है। और कौन इसको अपॉइंट करता है, इसको जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं 5 साल के बाद।
इसमें जो सेंटर स्टेट की फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको डिसाइड करता है ये आर्टिकल। ये जो फाइनेंस कमीशन है वो डिसाइड करता है, और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 280। और 281 में इसमें रिपोर्ट सबमिशन के बारे में बताया गया है फाइनेंस कमीशन की, और 282 में ग्रांट्स के बारे में यानी पैसों के बारे में बताया गया है, और 283 में फंड्स की जो कस्टडी होती है उसके बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट आर्टिकल, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट, विच आर्टिकल? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन बी आर्टिकल 51 ए के बारे में बताया गया है, और करंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? वो है 11, और 11 हैं, और 11th जो थी वो कब ऐड हुई थी? वो 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 21 ए, और तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 उससे ऐड हुई थी, उससे मतलब शुरू हो गई थी ऐड होना। और बाकी के आर्टिकल 50 ये जडिशियरी का सेपरेशन बताता है एग्जीक्यूटिव से, और आर्टिकल 52 कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उनके बारे में बताता है। Then next question, which article provides for the Supreme Court's power to review its own judgments? इसमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, मतलब उन्होंने जो जजमेंट दी है उसको वापस से वो एक बार देख सकता है, रिव्यू कर सकता है। ये हमें बताया गया आर्टिकल 137 ऑप्शन बी। और 131 में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 141 लॉ ऑफ लैंड के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज डेल्ट विथ अंडर विच आर्टिकल? तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये हमारा आर्टिकल 343 यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो जो हिंदी है वो भी कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट मतलब लिपि में। वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। तो आर्टिकल 343 में बताया गया है। और इंग्लिश भी होगी, वो एज ए एसोसिएट लैंग्वेज होगी। और आर्टिकल 344 में इसमें लैंग्वेज का जो कमीशन है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 345 इसमें जो स्टेट की लैंग्वेज है वो कौन सी होगी उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 346 मतलब स्टेट्स के बीच कौन कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में बताए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो तो ऑप्शन है वॉरेन हास्टिंग्स। और ये कब से बना? ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद से ये बना था। और ये जो माउंट बैटन था ये लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का। देन द बैटल ऑफ प्लासी 1756 वाज फॉट बिटवीन? तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, ये किस किस के बीच हुई थी? तो जो बैटल ऑफ प्लासी थी 1756 1757 वाली, ये ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल के बीच लड़ी गई थी। एक तरफ था सिराज उद्दौला और एक तरफ था ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। और यहीं से जो ब्रिटिश रूल है उसकी फाउंडेशन यहीं से शुरू हुई थी। इसको आप याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी 1757 से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी बंगाल में उसको किसने इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो क्या था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस ने। ये कब किया था? 1793 में। आप ये डेट याद रखना, 1793 में। जमींदारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था और इसने फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू को भी कर दिया था। वेलेस्ली को किस लिए जाना जाता है? इसको सब्सिडियरी अलायंस के लिए जाना जाता है। रिपन को किस लिए जाना जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। और कर्जन को बंगाल पार्टीशन के लिए 1905 में। देन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ये और गांधी जी ने लॉन्च किया था और इसी में नारा दिया था डू और डाई। ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने का डायरेक्ट डिमांड रखा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। और 1939 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो स्टार्ट हो गया था। 1940 में क्या आया था? अगस्त ऑफर आया था। और 1945 में जो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड है ये खत्म हो गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? वो थे ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनका एक फेमस स्लोगन है, वो था बैक टू वेदास। इन्होंने स्लोगन दिया था और इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था। और राजा राम मोहन रॉय ने इन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था। विवेकानंद का कौन सा मिशन था? रामकृष्ण मिशन था। और तिलक कौन थे? एक फ्रीडम लीडर थे।
देन द इंडिगो रिवॉल्ट 1859 टू 60 वाज लेड बाय, तो इंडिगो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था ये। इंडिगो रिवॉल्ट जो था इसमें ब्रिटिश जो थी वो फोर्स्ड कल्टीवेशन के अगेंस्ट थी। तो इसमें किसने लीड किया था? ये लीड किया था विश्वास ब्रदर्स, यानी कि ऑप्शन ए दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो मंगल पांडे को किस लिए जाना जाता है? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके लिए। कुंवर सिंह भी एक रिवॉल्ट लीडर थे और नाना साहिब भी एक रिवॉल्ट लीडर थे। देन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, तो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे में। और कब हुआ था? 1885 में। 1885 में जब कांग्रेस को फाउंड किया गया था तभी हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वो थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, प्रेसिडेंट बने थे। देन द साइमन कमीशन 1927 वाज बॉयकॉटेड बिकॉज, साइमन कमीशन 1927 वाला उसको बॉयकॉट किया गया था किस रीजन की वजह से? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, जितने भी थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, इसीलिए इसको बॉयकॉट किया गया था। और ये 1927 में आया था। इसमें एक स्लोगन था साइमन गो बैक। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था डलहौजी ने, ऑप्शन ए। इसने बोला था कि जो भी स्टेट है उसका कोई भी उत्तराधिकारी ना हो, और वो जो स्टेट है वो ब्रिटिश इंडिया जो थी उसमें मर्ज हो जाए, ये इसमें बोला गया था। और इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो सतारा वगैरह थे, झांसी वगैरह थे, उनको एनेक्स कर लिया था, यानी हड़प लिया था। और कर्जन का मैंने बता दिया कि बंगाल पार्टीशन के लिए रिपन ने रिफॉर्म्स करे थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया था। और वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस के लिए। देन द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर था उसका क्या नाम था? उसका नाम था बंगाल गैजेट, ऑप्शन सी। और इस कब हुआ था ये? 1780 यानी 1780 में। किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की ने इसको शुरू किया था, जेम्स हिक्की। और ये जो बाकी तीनों हैं ये बाद में आए थे। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन? इसमें मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब इमरजेंसी चल रही होती है तो उसमें जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है किस आर्टिकल में? तो ये है हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 250। और नेशनल और बाकी के जो ऑप्शन हैं, यानी कि ऑप्शन डी आर्टिकल 252, इसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। और पार्लियामेंट के बारे में क्या गया कि जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी लॉ बना सकती है। 249 में मैंने बता दिया राज्यसभा का रेजोल्यूशन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी? मतलब फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के टाइम, ये किस आर्टिकल में बताए गए हैं? ये बताया गया है ऑप्शन सी, आर्टिकल 359। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका जो इन्फोर्समेंट है उनको सस्पेंड किया जा सकता है, इसलिए जो लोग हैं वो कोर्ट में नहीं जा सकते। आर्टिकल 352 इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी अभी बताया था। और आर्टिकल 358 में ये बताया गया है कि जो ओनली आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो सकता है। और 360 में, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक देश में एक भी बार नहीं लगी है। देन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन विच लैंडमार्क केस? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो मतलब सबसे पहले उसको किस केस में बताया गया था? तो वो था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। ये कब हुआ था? 1973। और इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दी गई थी, और वो क्या थी कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पर जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता। और ये जो गोलकनाथ वाला केस था इसमें अमेंडमेंट पर लिमिट के बारे में बताया गया था। और मिनर्वा मिल्स का जो केस था इसमें रीइंफोर्स के बारे में बताया गया था। और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, इसमें मतलब जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन डिस्प्यूट हुए थे उसके बारे में बताया गया था। देन अंडर विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस? मतलब ये बताया गया है इस क्वेश्चन में कि कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमुलगेट कर सकता है, यानी अनाउंस कर सकता है। तो हमारा बताया गया आर्टिकल 123, यानी कि ऑप्शन बी। पार्लियामेंट सेशन जब नहीं होता है तब जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस लाते हैं, और एक टेम्पररी लॉ होता है। और आर्टिकल 122 में इसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस के से रिलेटेड बताया गया है।
और 124 में एससी के जो जजेस हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसके बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और 125 में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी के बारे में बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंसर्टेड विच वर्ड्स इन द प्रीएम्बल। तो इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 42nd वाला 1976 में, तो प्रीएम्बल में कौन कौन से जो शब्द थे उनको ऐड कर दिया गया था। तो एक तो किया गया था सोशलिस्ट को, एक किया गया था सेक्युलर को, एक किया गया था इंटीग्रिटी को, यानी कि ऑप्शन ए ये प्रीएम्बल में ऐड हुए थे और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देन विच आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। कौन सा आर्टिकल में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? तो ये ऑप्शन बी आर्टिकल 80। और इसमें टोटल मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिसमें से जो 12 मेंबर्स हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है राज्यसभा में? वो प्रेसिडेंट करते हैं। और 79 में किसके बारे में बताया गया? हमें पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, पार्लियामेंट। और 81 में लोकसभा के बारे में, लोकसभा। और 82 में डिलिमिटेशन जो होता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो 79 में पार्लियामेंट, 80 में आरएस यानी कि राज्यसभा और 81 में लोकसभा। द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स आर मेंशन इन विच आर्टिकल। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब होता है कि वैसे तो जो गवर्नर होता है ना वो सीएम की एडवाइस को ही फॉलो करता है, उनकी एडवाइस को फॉलो करके ही डिसीजंस लेता है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में सीएम की एडवाइस को फॉलो नहीं करता है, वो अपनी मर्जी से डिसीजंस लेता है, तो वो होती है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो ये किस आर्टिकल में हमें बताया गया है? ये बताया गया हमें आर्टिकल सी आर्टिकल 163, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो समझ गए डिस्क्रिशन क्या होता है। और आर्टिकल 153 में गवर्नर यानी कि एक गवर्नर होगा उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 154 में गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है उसके बारे में बताया गया है। और 164 में मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू नागालैंड। मतलब नागालैंड स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 371 ए। मतलब इसके जो कस्टम्स वगैरह हैं, रिलीजन वगैरह हैं, और उसके जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं नागालैंड के, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। स्पेशल प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 371 ए के बारे में, 371 ए आर्टिकल में बताया गया नागालैंड के बारे में। और 370 ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस देता था, जो कि 2019 में क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया था। और इसलिए फिर जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया था? स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और इनमें अदर स्टेट्स के बारे में बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एडेड विच पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट को ऐड किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी पार्ट 9 को। इसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है, यानी एकदम ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी होती है उसके बारे में। तो ऑप्शन बी। विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट मतलब किस आर्टिकल्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स के लिए वो रिट्स को इशू कर सकता है? तो ऑप्शन है आर्टिकल 32। और बी आर अम्बेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, क्योंकि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और बाकी के ऑप्शंस भी चेक करते हैं। आर्टिकल 226 इसमें हाई कोर्ट की जो पावर होती है रिट्स इशू करने की, उसके बारे में बताया गया है। 136 में अपील के बारे में बताया गया है। और 141 ये लॉ से रिलेटेड है। Then next question, the Albert Bill controversy 1883 was related to। तो एल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी थी 1883 में वो किससे रिलेटेड थी? तो ये थी ऑप्शन ए इंडियन जजेस ट्राइंग यूरोपियंस। मतलब कि जो यूरोपियंस थे वो अपोज कर रहे थे कि इंडियन जजेस जो थे उनको ट्रायल करें, यानी कि उनका केस सुने, मतलब उनका केस सुने। तो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल था, इसलिए ये कंट्रोवर्सी हुई थी। Next question, the first Indian to resign from the ICS in protest against British policies was। तो पहले इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से रिजाइन किया था वो थे ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और ये नेशनल मूवमेंट के अर्ली लीडर थे।
और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक पोइट थे। इनको सबसे पहले नोबेल मिला था इंडिया में, और कह सकते हैं पूरे एशिया में ही इनको सबसे पहले नोबेल मिला था इनकी बुक गीतांजलि के लिए 1913 में। और दादा भाई नौरोजी एक पॉलिटिशियन थे, इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया गया था, और इन्होंने ही बुक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस ये हमारे IAO फॉरवर्ड ब्लॉक जो था उसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC वॉज प्रेजाइडेड ओवर बाय। तो जो फर्स्ट सेशन था AITUC का, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था, और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको 1920 में स्टार्ट किया गया था। देन द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रपोज्ड, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने क्या प्रपोज किया था? ये किया था ऑप्शन बी ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, यानी कि इंडिया को ग्रुप्स में डिवाइड करने का प्लान था, और जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसके बारे में बताया गया था। द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। इसमें पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट क्या थी, वो भी इंडियन। तो इंडियन थी सरोजनी नायडू। कौन से सेशन में? कानपुर सेशन में, ये 1925 में हुआ था, और इन्हीं को नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर क्वेश्चन होता कि सिर्फ फर्स्ट वुमेन, तो वो थी एनी बेसेंट। ये फर्स्ट वुमेन तो थी, पर ये इंडियन नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। और फिर उसके बाद ये जो सुचेता कृपलानी है, ये फर्स्ट CM थी इंडिया की, और कौन सी स्टेट की CM बनी थी? ये बनी थी यूपी की। देन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 वाज बॉयकॉटेड बाय। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1930 में हुई थी, इसको किसने बॉयकॉट किया था? इसको किया था ऑल इंडिया, ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। Then next question, the Charter Act of 1833 is significant because। तो जो चार्टर एक्ट था 1833 का, वो सिग्निफिकेंट है किस लिए? तो इसका है ऑप्शन बी इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब चार्टर एक्ट 1833 ने क्या किया था? जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। और ये कब आया था? 1833 में आया था। और इसमें जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये किया गया था 1909 में। ये इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और फेडरल कोर्ट को कब बनाया गया था? ये 1935 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू बनाया गया था। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया 1853 रैन बिटवीन, मतलब जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो कहाँ बनाई गई थी और कब पहली ट्रेन चली थी? तो ये चली थी हमारी बॉम्बे टू थाने, 34 किलोमीटर थी, और यहीं से मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का जो स्टार्टिंग थी वो शुरू हो गया था। द अगस्त ऑफर 1940 प्रॉमिस्ड। तो जो अगस्त ऑफर था 1940 का, उसने क्या प्रॉमिस किया था इंडिया को? तो इंडिया को प्रॉमिस किया था कि जब वॉर जब खत्म हो जाएगा, यानी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था सेकंड वाला, जब वो खत्म हो जाएगा तो वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो इंडिया है उसके जो लीडर्स हैं वो अपने जो भी डिसीजन होते हैं उनको ले सकते हैं, पर वो ब्रिटिश का पार्ट ही रहेंगे। ये होता है डोमिनियन स्टेटस का मतलब। और ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था, यही बताया गया था अगस्त ऑफर 1940 में। और ये जो क्रिप्स मिशन रिफॉर्म्स था ये कब आया था? ये आया था 1942 में। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज, ये मैंने आपको बता दिया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1947 में। द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड स्वराज इन INC सेशन 1906 वॉज। ऐसा कौन से पहले इंडियन थे, कौन से भारतीय थे जिन्होंने डिमांड करा था स्वराज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन 1906 में? तो वो कौन थे? वो थे हमारे ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। INC का सेशन हुआ था 1906 में, कलकत्ता में हुआ था, और इसमें स्वराज की डिमांड करी थी। और जो तिलक थे यानी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बाद में इसको पॉपुलर किया था, स्वराज जो है इसको पॉपुलर किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, हमें पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बट गई थी, तो इसमें कुछ मॉडरेट लोग थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये मॉडरेट थे, विपिन पाल क्या थे? ये एक्सट्रीमिस्ट थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कौन सा आर्टिकल है उसमें हमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, उसके पास इस चीज की क्या है? पावर है। तो ये हमें बताता है ऑप्शन ए आर्टिकल 368।
पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकता। और आर्टिकल 370 मैंने बता दिया जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड था, अब एबोलिश कर दिया गया है। और आर्टिकल 371 में स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ स्टेट्स को, यानी कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। और 372 लॉज कंटिन्यूएशन के बारे में बताया गया है। द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल, तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 ऑप्शन बी। जब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, या हाँ मतलब फेल हो जाती है, तब वहाँ पे कौन सा रूल लगता है? प्रेसिडेंट रूल लगता है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? वो बताता है हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 312, 312। इसमें मतलब IAS IPS जो बनते हैं उनके बारे में बताया गया है, और यहाँ से राज्यसभा का अप्रूवल लेना पड़ता है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए। और 308 एंड 309 इनमें सर्विसेज के बारे में बताया गया है, और 315 UPSC के बारे में बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इज अपहेल्ड अंडर विच आर्टिकल, मतलब इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो डिटेंशन होता है उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 22। इसमें अरेस्ट रूल्स और डिटेंशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, मतलब अरेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, क्या मैनर होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 20 क्रिमिनल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन के बारे में बताया गया है। अंडर विच आर्टिकल डील्स विद द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के एरिया होते हैं वो किस बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, तो पीछे बताया था आर्टिकल A131। इसमें सेंटर और स्टेट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, ये आर्टिकल 131 में बताया गया है। और इन सब में अपील्स के बारे में बताया गया है। The procedure for amendment of the Constitution requires ratification by half of the states in certain cases. This is mentioned in, तो अमेंडमेंट में जो रेटिफिकेशन होते हैं स्टेट्स के द्वारा वो किस आर्टिकल में बताया गया है, तो हमें पता है, देखो अमेंडमेंट जो होता है, अमेंडमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, वो 368 में। तो 368 का कोई सब क्लॉज ही होगा जिसके बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन बी आर्टिकल 368 इसका सब क्लॉज कौन सा? दूसरा वाला। तो आर्टिकल और 367 जो है इसमें इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है, और ये स्पेशल स्टेट से रिलेटेड है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग के बारे में किस जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है? ये बताया गया हमें ऑप्शन बी आर्टिकल 148। 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको ये क्या करता है? ऑडिट करता है। 149 में कैग की जो ड्यूटीज हैं वो बताया गया है, और 150 में जो इसके अकाउंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, तो जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की जो प्रोटेक्शन आता है वो किस आर्टिकल में? वो आता है हमारा आर्टिकल 29। यानी कि जो माइनॉरिटीज का कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, या उनके जो राइट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 29 में बताया गया है। आर्टिकल 28 में रिलीजियस एजुकेशन जो होता है माइनॉरिटीज का उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 31 में पहले प्रॉपर्टी राइट था जिसको रिमूव करके आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। विच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स, तो कौन सा आर्टिकल में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की, जारी करने की, वो है आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 में, और 136 में अपील के बारे में, और 227 में सुपर इंटेंडेंस के बारे में बताया गया है। द इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल, तो जो ISC है, इंटर स्टेट काउंसिल है, उसको किस आर्टिकल में एस्टेब्लिश मतलब किस आर्टिकल में बताया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल होगी, तो है ऑप्शन बी आर्टिकल 263। सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन होगा, तो जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। 262 में जो वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बारे में, और इन दोनों में फाइनेंस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। The next question, the first Anglo-Sikh War 1845 to 1846 ended with, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 और 1846 के बीच,
तो ये कौन सी इसमें जो ट्रीटी थी वो उसके साथ एंड हुआ था, तो ये थी ऑप्शन ए, ट्रीटी ऑफ लाहौर। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर बोला है, तो ये है ऑप्शन बी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। अगर सिर्फ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आता तो वो था माउंट बैटन। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन, तो फर्स्ट सेशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो कब हुआ था, वो होता ऑप्शन ए, दिसंबर 1946 में। विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इंटरस्टेट वाटर, तो ये अभी मैंने पीछे जस्ट बताया था, आर्टिकल 262 इसमें बताया गया है। The Constitution 44th Amendment Act 1978 made which fundamental right non-suspendable even during emergency? तो ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 21, इसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते चाहे इमरजेंसी हो, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, ये है ऑप्शन है आर्टिकल 266। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन आर कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बताया गया हमारे आर्टिकल यानी कि मतलब सॉरी पार्ट 17 में, तो ऑप्शन बी पार्ट 17 ये हमारा करेक्ट। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन, तो जो प्रोसीजर है जजेस के इम्पीचमेंट का सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये है आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इजी पीछे भी हमने करा था, आर्टिकल 280। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिक्किम, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 371 एफ। The next question, the Woods Dispatch 1854 is considered the Magna Carta of, ये ऑप्शन बी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। The first Indian to become a member of the Viceroy's Executive Council was, तो कौन सा ऐसा इंडियन फर्स्ट इंडियन इंसान था जो मेंबर बना किसका, वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली वॉज, तो पहली इंडियन जो कि इलेक्ट हुई थी यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी। द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 to 26 एंडेड विथ, तो जो पहला फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर है ये किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ था, ये होता है ट्रीटी ऑफ येंदाबो, ये हुई थी 1826 में। द फर्स्ट इंडियन टू बिकम गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज, तो ऐसे पहले इंडियन जो कि गवर्नर बने किसके, आरबीआई के, तो वो कौन थे, देखो इंडियन बोला है, वो थे हमारे ऑप्शन ए, सीडी देशमुख। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। द फर्स्ट इंडियन टू एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल एसोसिएशन इन इंडिया 1851 वॉज, तो ये थे ऑप्शन सी, राजा राधाकांत देव। द फर्स्ट इंडियन टू बिकम डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, तो इंडिया के पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, तो वो थे ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए आर्टिकल 266। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर मेंशन इन, ये है ऑप्शन बी आर्टिकल 54 एंड 55, तो आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताया है और आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन बताया है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिजोरम, तो पीछे हमने नागालैंड के बारे में पढ़ा था, इसमें हमें मिजोरम के बारे में बताना है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजंस किसके रिलेटेड, मिजोरम के रिलेटेड, तो है आर्टिकल 371 जी यानी कि ऑप्शन ए। The provisions relating to the establishment of the National Commission for SCs are mentioned in, तो स्पेशल, अब हमें स्पेशल प्रोविजंस जो कि रिलेटेड है किससे, नेशनल कमीशन फॉर एससी से, तो ये कौन से आर्टिकल में हमें प्रोवाइड किए गए हैं, ये है आर्टिकल 338, ऑप्शन ए। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के
प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये आर्टिकल 48A ऑप्शन सी, और ये किस में आता है? DPSP में आता है। Then next question, the provisions relating to the election of the speaker of Lok Sabha are mentioned in, ये है आर्टिकल 93 ऑप्शन ए। which article provides for the special provisions relating to the administration of tribal areas in Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये ऑप्शन भी आर्टिकल 244A और या फिर सब क्लोज 2। The provision relating to the establishment of interstate trade and commerce are mentioned in, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 301 यानी 301। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब हमें बताना है कि यूनियन टेरिटरीज में कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि उनका स्पेशल प्रोविजंस होंगे। तो आर्टिकल 239 ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट अ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वाज, तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट था, वो था ऑप्शन ए सर फ्रेडरिक निकोलसन। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंदिरा साहनी केस 1992 डेल्थ विथ, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन इंदिरा साहनी केस 1992 डेल्थ विथ, ये था ऑप्शन बी मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस, यानी कि जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन था उससे रिलेटेड। विच आर्टिकल वाज इंटरप्रेटेड इन द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ पर्सनल लिबर्टी, इजी ऑप्शन सी आर्टिकल 21। द SR Bommai case 1994 is significant because it dealt with option A judicial review of president rule. Which article was invoked in the case 1 on Bharti case to test constitutional amendments? तो ऑप्शन है आर्टिकल 368। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 लेड गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वुमेन से रिलेटेड था मतलब। द राइट टू प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल इन द पुट्टा स्वामी केस 2017, तो ऑप्शन सी आर्टिकल 21। The Supreme Court judgment in Golaknath case 1967 held that Parliament cannot amend fundamental rights. President can dismiss state government. Directive principles are enforceable. Right to property is absolute. तो इसका ऑप्शन ए पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन मिनर्वा मिल्स केस 1980 emphasized ऑप्शन बी जुडिशियल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंट। The Supreme Court judgment in Shah Bano case 1985 was related to UCC यानी कि Uniform Civil Code. The Regulating Act of 1773 introduced what? It introduced Office of the Governor General of Bengal. The Indian Councils Act of 1861 is significant because it introduced Indians in legislative councils, मतलब Indians का जो representation था उसको start कर दिया था। The Indian Councils Act of 1892 is significant because it, the option A expanded legislative councils and allowed discussion of budget is correct. The next question, the Indian Councils Act of 1909 Morley Minto reforms introduced option A separate electorates for Muslims. The Government of India Act of 1919 Montague-Chelmsford reforms introduced option A diarchy in provinces. The Government of India Act of 1935 introduced option A provincial autonomy and federal structure. The Cabinet Mission Plan 1946 proposed grouping of provinces into sections. The Mountbatten Plan 1947 is significant because it proposed partition of India and Pakistan. The Indian Independence Act 1947 provided for partition of India and Pakistan. The provisions relating to the establishment of the National Commission for Backward Classes were inserted by which amendment? So 102 Amendment Act 2018. The Constitution 86 Amendment Act 2002 made which fundamental right enforceable? The option B right to education. Article 21A. Which article provides for the special provisions relating to the administration of scheduled areas and tribes? Option B Article 244. The provisions relating to the creation of the Goods and Services Tax Council are mentioned in Article 279A. The provisions relating to the election of the President by proportional representation through single transferable vote are mentioned in option B Article 55.
The next question, the provisions relating to the establishment of the interstate councils were recommended by option A Sarkaria Commission. The provisions relating to the abolition of legislative councils in states are mentioned in Article A, Article 169. The provisions relating to the establishment of the National Judicial Appointments Commission (NJAC) were struck down in which case? तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. The provisions relating to the election of the vice president use which voting system? तो ऑप्शन बी proportional representation by single transferable vote. The provisions related to the amendment of the constitution to introduce GST were made by 101st Amendment Act. The Ghadar Party 1930 was founded in option A San Francisco. The Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) was founded by the option A Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and others. The Khilafat movement 1919-24 was led by the option A Ali brothers. The Chittagong Armory raid 1930 was led by option A Surya Sen. The first peasant movement in India organized by the Congress was option B Champaran movement 1917. The INA trials 1945-46 were held at Red Fort, Delhi. The All India Trade Union Congress (AITUC) was founded in 1920. The first revolutionary organization in Bengal 1905 was Anushilan Samiti. The first Indian to hoist the national flag abroad Germany 1907 was Madam Bhikaji Kama. The Kakori conspiracy 1925 was carried out by Ram Prasad Bismil, Asfaq-Ullah Khan and others. Option A. The founder of the Chol dynasty in the Sangam age was Vijayalal Chol. The founder of the Vijayanagar Empire 1336 was Harihar I and Bukka I. The founder of the Pallav dynasty was Sim Vishnu. The founder of the Rashtrakoot dynasty was Dantidurg. The founder of the Bahmani kingdom 1347 was Alauddin Bahman Shah. The founder of the Satvahan dynasty was Simuk, option A. The founder of the Hosals was Nirip Kam II. The founder of the Kakatiya dynasty was option B Rudradev. The founder of the Chera dynasty in early historic South India was Uthyan Chera Lathan. The founder of the Pandya dynasty was Kadungon, option B. The founder of the Western Chalukya dynasty, Kalyani Chalukyas, was Tailap II. The founder of the Eastern Chalukya dynasty, Vengi, was Kubj Vishnuvardhan. The founder of the Gang dynasty, southern Karnataka, was option A Konanga Varma Madhav. The founder of the Kalbhra dynasty, often called the dark period in Tamil history, was option D unknown, यानी इसके बारे में पता नहीं है. The founder of the Nayak dynasty of Madurai was Viswanath Nayak. The founder of the Travancore kingdom was option A Marthanda Varma. The founder of the Mysore kingdom was option A Yadurai. The founder of the Adil Shahi dynasty of Bijapur was option A Yusuf Adil Shah. The founder of the Qutub Shahi dynasty of Golconda was Sultan Quli Qutub ul Mulk, option A. The founder of the Aravidu dynasty, last dynasty of Vijayanagar, was option A Tirumal Deva Rai. तो इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपकी जो भी फीडबैक है आप कमेंट में दे देना और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी बता देना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.